Hello everyone, welcome again and now this lecture is going to be the last one of this chapter. ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। हालांकि ये चौथा लेक्चर है और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो 3-3.5 घंटे में ये एक चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रांसपिरेशन। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है ना, वेपर के फॉर्म में अगर वाटर का लॉस, अभी इसके पहले हमने बताया था कि लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोगों ने क्या कहा था, गटेशन कहा था। गुड। अब गटेशन और ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा अंतर भी देखा था। तो ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, वाया स्टोमेटा। हालांकि स्टोमेटा एक प्लूरल जो वर्ड है और इसका सिंगुलर नंबर क्या है, दैट इज़ द स्टोमा। स्टोमा याद रखिएगा, इसका सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नंबर इसका स्टोमा है। स्टोमेटा क्या होते हैं, अब हम लोग देखिए एक एक चीज़ इसको हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग लाइन टू लाइन हमें कवर करना है, बहुत डिटेल नहीं जाना है। स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू चेंज इन, ये लाइन आपको एकदम याद होना, चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अभी हम लोग देखेंगे कि गार्ड सेल क्या है, ठीक है, सब्सिडियरी सेल क्या है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। आपको पता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। ठीक है, स्टोमेटा दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें जो लाइट में ओपन होते हैं उसको हम लोग फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। और जो डार्क में ओपन होते हैं उसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो एक्टिव, स्कोटो का मतलब ही होता है डार्क, जैसे स्कोटोपिक विजन का मतलब डार्क विजन, कोन सेल्स जो है वो स्कोटोपिक विजन के लिए है, रॉड से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, फोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव का मतलब ऐसे स्टोमेटा जो लाइट में खुलते हैं, और स्कोटो एक्टिव का मतलब ऐसे स्टोमेटा जो डार्क में खुलते हैं, रात में खुलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है कैम प्लांट्स, कैम प्लांट्स। तो कैम प्लांट्स के स्टोमेटा कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा अगेन दो तरीके के होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा फिर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन मोनोकॉट्स, ध्यान से इसको समझना है। इन मोनोकॉट्स स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ के दोनों साइड में होते हैं, लीफ के दोनों साइड में होते हैं, डॉर्सल साइड में भी होते हैं, वेंट्रल साइड में भी होते हैं। ठीक है, और इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो जो मोनोकॉट्स है उसकी, इसीलिए मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ। तो यहाँ पे स्टोमेटा कैसे होते हैं, दोनों साइड में इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम आइसोस्टोमेटिक कहते हैं, आइसोस्टोमेटिक या एम्फीस्टोमेटिक वी कैन से। एम्फी का मतलब दोनों तरफ, और एम्फी में अगर एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है तो उसको हम एनाइसो कहेंगे, दोनों तरफ सेम है तो उसको हम आइसो कहेंगे। तो एम्फीस्टोमेटिक है और एम्फी में ये आइसोस्टोमेटिक है। ठीक है, तो मोनोकॉट लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ। जबकि इन डाइकॉट्स ये हाइपोस्टोमेटिक टाइप के होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक। अब ये मत कहिएगा ये मैं क्या पढ़ा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, ध्यान से समझना है। डाइकॉट्स में हाइपोस्टोमेटिक होते हैं, मतलब मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। जनरली क्या होता है, डाइकॉट में लोअर सरफेस, लीफ की जो लोअर सरफेस है, ए बैक्सियल सरफेस है, उस पे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब स्टोमेटा जनरली कहाँ होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं। ये हम लोग लीफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आएगा, बस आप इतना ये सब चीज़ें समझते रहिए। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। और ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ये इसका जो वाटर वेपर का लॉस होता है स्टोमेटा से होते हैं। स्टोमेटा किसके लिए है, स्टोमेटा एक तो ट्रांसपिरेशन के लिए है, और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज
गैसियस एक्सचेंज। तो इसका दो फंक्शन हो गया, एक ट्रांसपिरेशन हो गया और एक क्या हो गया, गैस। हालांकि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए एक और टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे स्टेम और रूट में, क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेंटिसेल का फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो लेंटिसेल्स वहीं पे होंगे जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ्स होगी। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है? मोनोकॉट में नहीं होती है। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, लीव्स में नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है? केवल डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम में होती है। तो बताइए लेंटिसेल्स कहाँ पाए जाएंगे? डाइकॉट रूट में होंगे, डाइकॉट स्टेम में होंगे। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लेंटिसेल का फॉर्मेशन किसके दौरान होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है मोनोकॉट में नहीं होता। इसके अलावा लीफ में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इसलिए लेंटिसेल वहाँ भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो एक स्टोमेटा है, स्टोमेटा में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें दो चीज़ हमें देखने मिलेगा। एक होता है गार्ड सेल, ध्यान से देखिए, एक होता है गार्ड सेल और दूसरा होता है सब्सिडियरी सेल। जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल इपिडर्मल सेल होता है। इपिडर्मल सेल मतलब जैसे अभी ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे जब मैंने ये एक लीफ एपिडर्मिस बना दी तो ये एपिडर्मिस हो गया, ठीक है ना। एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में गार्ड सेल एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि सब्सिडियरी सेल नॉन एपिडर्मल सेल होता है। ध्यान से समझना, नॉन एपिडर्मल सेल मॉडिफिकेशन होता है। ओके, गार्ड सेल का शेप साइज चेंज हो सकता है इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में ये कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड, रेनी फॉर्म जिसको कहते हैं, किडनी शेप। डाइकॉट में ये किडनी शेप होते हैं, जबकि इन मोनोकॉट्स कैसे होते हैं? ये डम्बल शेप्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड होते हैं। ये तो बात पता है। किडनी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? रेनी फॉर्म कहते हैं। ओके, या बीन शेप्ड कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गार्ड सेल की सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है कि गार्ड सेल का जो इनर लेयर है, इनर लेयर टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है। जबकि आउटर लेयर इसका क्या होता है? जो सब्सिडियरी सेल की तरफ होता है वो थिन होता है। अब आपको ये समझना है, जैसे देखिए मैंने क्या बनाया, एक मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ये है स्टोमेटल पोर और ये है आपका गार्ड सेल, और जो कि किडनी शेप है, इसको थोड़ा सा आप किडनी शेप बनाएंगे, और ये क्या है? सब्सिडियरी सेल है। ये क्या है? सब्सिडियरी सेल है। ठीक है, अब समझिए, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल का अभी मैंने क्या बताया कि इसका जो इनर लेयर है, ये गार्ड सेल की जो इनर लेयर है, जो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर होती है, वो थिक होती है, और गार्ड सेल की जो आउटर लेयर है, जो सब्सिडियरी सेल की तरफ होती है, वो थिन होती है। ठीक है, उसके बाद गार्ड सेल में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज नहीं होते हैं, जो रेडियली अरेंज होते हैं, जिनका ओरिएंटेशन रेडियल होता है, जो कि गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग में रोल प्ले करते हैं। ये सारी लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है, गार्ड सेल किधर थिन है, किधर थिक है। ओके, तो गार्ड सेल थिन किधर है? सब्सिडियरी सेल की तरफ इसका जो लेयर है वो थिन है, जो पोर की तरफ है उसकी लेयर क्या है? थिक है। हमने क्या बताया? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस बात पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे, ठीक है। गार्ड सेल की टर्जिडिटी का क्या मतलब है? देखिए, गार्ड सेल में, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रही हूँ, गार्ड सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल एक ग्रीन एपिडर्मल सेल है। मैंने अभी क्या बताया था? गार्ड सेल, हाँ याद रखना, गार्ड सेल एक ग्रीन एपिडर्मल सेल है। मैंने शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसको आप करेक्ट करिएगा। गार्ड सेल ग्रीन, वो एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन वो भी है, सब्सिडियरी सेल भी एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। दोनों में अंतर ये है कि गार्ड सेल एक ग्रीन एपिडर्मल सेल है, जबकि सब्सिडियरी सेल एक नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल है। कहने का मतलब गार्ड सेल में कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका नाम है ज़ीज़ैंथिन। अब मैं एक थियोरी आपको बता रही हूँ, जब कभी क्या होता है लाइट पड़ती है, दिन के टाइम जब कभी लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट पड़ी, ओके, दिमाग में एकदम चीज़, जब लाइट पड़ी तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है। तो देखिए हुआ क्या, दिन के टाइम में लाइट मिली, ब्लू लाइट मिली, क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या बन गया, फूड बन गया। चलिए जब गार्ड सेल के अंदर फूड बन गया, गार्ड सेल के अंदर जब फूड बन गया तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर कहाँ से कहाँ आएगा, वाटर सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। जब वाटर सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे एंडोस्मोसिस, जिसकी वजह से गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, टर्जिड हो जाता है, गार्ड सेल स्वेल कर गया, टर्जिड हो गया, इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा क्या हुआ, ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। रात के टाइम क्या हुआ, फूड कंज्यूम हो गया, फूड कंज्यूम हो गया तो फिर से वहाँ वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। जब वाटर पोटेंशियल वहाँ पे बढ़ गया, फूड बनना बंद हो गया, तो वाटर गार्ड सेल को छोड़ देता है, गार्ड सेल से, क्योंकि जब वहाँ वाटर पोटेंशियल बढ़ गया है तो गार्ड सेल से वाटर कहाँ जाने लगता है, सब्सिडियरी सेल में जाने लगता है, और तब वो गार्ड सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। जब वो श्रिंक हो जाएगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होता है और रात के टाइम क्लोज होता है। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। बहुत सारी थ्योरी है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की, उसमें पोटेशियम मैलेट थ्योरी भी है। अब हम आपको वो नहीं बताने जा रहे हैं, बस इतना लेकिन याद रखिए, इतना याद रखिए कि पोटेशियम मैलेट थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो स्टोमेटा ओपन होता है पोटेशियम आयन के अंदर जाने से ओपन होता है, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए पोटेशियम आयन की ज़रूरत है, और पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जाने से स्टोमेटा ओपन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपको जो आयन्स वगैरह हैं उनके रोल को पढ़ना पड़ता है। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसके लिए पोटेशियम आयन इन, पोटेशियम आयन आउट हुआ तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। पोटेशियम आयन आउट हुआ तो यहाँ पे इन की वजह से क्या हुआ, ओपनिंग हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ, ठीक है, पोटेशियम। हाँ, कौन सा हार्मोन स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। ये साइटोकाइनिन क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। तो ओपनिंग के लिए हार्मोन है साइटोकाइनिन, और क्लोजिंग के लिए हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन है। कभी वाटर की स्कार्सिटी वगैरह होती है, वाटर की डिफिशियंसी होती है, तो स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ट्रांसपिरेशन और किस तरीके से स्टोमेटा के अरेंजमेंट क्या है। चलिए, ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो हमने आपको बताया ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, आपको पता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब पहले से एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, तो वाटर लॉस कम होगा क्योंकि पहले से प्रेजेंट है वाटर वहाँ से। तो ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, वाइल गटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, ओके। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। तीसरा फैक्टर है लाइट है, और चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट और विंड स्पीड, ओके। सो गार्ड सेल कहाँ थिक है कहाँ थिन है, उसमें रेडियल सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट रेडियल है, जो कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। हाँ, अब आप आता है कि एक्सटर्नल फैक्टर तो 4 है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट और विंड स्पीड। कुछ प्लांट फैक्टर हैं। प्लांट फैक्टर ऐसे कौन कौन से प्लांट फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो प्लांट फैक्टर में क्या है, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, एकदम याद रखना है ये सब, ठीक है। ये प्लांट फैक्टर है भाई, क्योंकि ये तो बाहर है, एक्सटर्नल नॉन प्लांट फैक्टर, ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, विंड स्पीड।
नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, एंड दूसरा है परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा ओपन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा। तीसरा है वाटर स्टेटस, वाटर स्टेटस क्या है, और चौथा है कैनोपी ऑफ प्लांट, प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैनोपी ऑफ प्लांट। तो ये सब क्या हैं, प्लांट के फैक्टर हैं, प्लांट फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सारे प्लांट फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हम लोग अच्छे से समझ लिए। अगला टॉपिक है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज, मतलब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। तो पेज नंबर आप बुक लिए हैं तो अगर आप आ जाइए पेज नंबर 189। हाँ, आप देखिए 189 पे दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पज़। पहला पर्पज़ क्या है, क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, मेरी बात ध्यान सुने, ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा, और ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो क्या होगा बताइए मुझे, ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है सप्लाइज वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ही वाटर लीफ तक पहुंच पाया जिससे फूड बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड बनेगा। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सॉयल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सिंपल सी बात है, सॉयल से डिफरेंट पार्ट तक जाएगा। कूल लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाई इवेपरेटिव कूलिंग, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाई कीपिंग सेल टर्जिड, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर जा रहा है तो सारी सेल वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हुई हैं, तो उनका टर्जिडिटी की वजह से ही तो सेल शेप एंड साइज बढ़ता है, ठीक है, तो इस वजह से प्लांट के एक्सटेंशन या ग्रोथ हो सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इसके बाद, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज़ एन insatiable need for water. Photosynthesis is limited by available water which can be swiftly depleted by the transmitter. The humidity of rainforest is largely due to this vast cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil. रेन फॉरेस्ट में इतनी ह्यूमिडिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पूरा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू फिर से पूरा वाटर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और एटमॉस्फेयर से फिर रेन के थ्रू कहाँ आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। अब ये दिया है कि क्यों C4 साइकिल की, नेचर ने ऐसा क्या किया, नेचर को C4 साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, C4 प्लांट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए एक चीज़ आप जानते रहिए, C4 जो C4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ C4 सिस्टम, C4 सिस्टम की ज़रूरत इवोल्यूशन क्यों हुआ, इस चीज़ को आप ध्यान देना। एक टर्म है ट्रांसपिरेशन रेशियो, क्या है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। ट्रांसपिरेशन रेशियो का मतलब ये है, इसको एकदम अच्छे से समझना है कि नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अपॉन नंबर ऑफ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही होता है। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो का फार्मूला है कि कितने मॉलिक्यूल वाटर के लॉस हुए ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, मतलब फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या एसिमिलेशन के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, ठीक है, या एक कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। C3 प्लांट में क्या होता है, C3 प्लांट में ये रेशियो, C3 प्लांट में 500 मतलब पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 500 वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 500 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, ठीक है। वाइल इन C4 प्लांट पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केवल 250 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, जबकि हम कैम प्लांट्स में देखते हैं केवल 50 मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होता है पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। आप बताइए C4 सिस्टम का इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि C4 सिस्टम वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है,
वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है ड्यूरिंग द पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एज कंपेयर टू C3 प्लांट। एंड तो कहने का मतलब ये है कि जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट इज ट्वाइस एफिशिएंट 250 या 500 है, ट्वाइस एफिशिएंट, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि इट इज़ अ ट्वाइस एफिशिएंट इन टर्म ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन टर्म ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, 2 गुना एफिशिएंट है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। और यहाँ पे अगली लाइन दी हुई है, हाउएवर C4 प्लांट लूजेस ओनली हाफ एज मच वाटर एज द C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। सेम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो C4 प्लांट है वो आधा वाटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू C3 हाफ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए C4 प्लांट के इवोल्यूशन की ज़रूरत हुई। हम लोग जब C3 और C4 प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि अब ये लाइन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कहाँ वाटर लॉस ज़्यादा हुआ, तो ये आपको पता होगा तो आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन। एक आखिरी टॉपिक है, वो ये है कि अब आपको पढ़ना है फ्लोएम, क्योंकि पेज नंबर 190 पे दिया हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, तो ये मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। और फिर जब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल एलिमेंट और नॉन मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे। और हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि जाइलम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है। जब हम मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको मोबाइल और नॉन मोबाइल एलिमेंट पढ़ना है, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। तो अभी आप ध्यान देंगे कि जाइलम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम से भी कुछ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सल्यूट का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्ट्रिक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम से केवल वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट केवल जाइलम से होता है। हाँ, वाटर का ट्रांसपोर्ट तो जाइलम से है। स्ट्रिक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम इनऑर्गेनिक के लिए है और फ्लोएम ऑर्गेनिक के लिए, हम स्ट्रिक्टली इसको नहीं कह सकते। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि दोनों मिक्स है। फूड का ट्रांसपोर्ट मेनली फ्लोएम से होता है, ठीक है, और वाटर का ट्रांसपोर्ट मेनली जाइलम से होता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट दोनों से होता है। तो वी कैन नॉट से स्ट्रिक्टली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, बड़ा सिंपल है। आपको एकदम इसमें दिया हुआ है फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स से सिंक तक जो है इसका फ्लो कैसे होता है। चलिए फटाफट देख लीजिए आप इसको। सोर्स क्या है जल्दी से बताइए मुझे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया सोर्स जहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है, फूड सिंथेसाइज होता है, जैसे लीफ हो गया। और सिंक क्या है, जहाँ पे फूड का स्टोरेज है या रिक्वायरमेंट है, फूड स्टोरेज है, जैसे रूट हो गया, ठीक है, ग्रोइंग पार्ट्स हो गए, एपिकल बर्ड्स हो गए। ग्रोइंग पार्ट क्योंकि ग्रो कर रहा है तो उसको फूड की जरूरत होगी ना, ग्रोइंग पार्ट है, एपिकल बर्ड्स है, एपिकल बर्ड्स है। फूड स्टोरेज की जो मतलब सिंक क्या है, जहाँ पे फूड स्टोरेज है, स्टोर होगा, रिक्वायरमेंट होगी, लाइक रूट, ग्रोइंग पार्ट एंड एपिकल बर्ड, ठीक है। तो सोर्स और सिंक में डिफरेंस हमने आपको बता दिया। लेकिन सोर्स सिंक रिवर्सिबल हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग अभी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को अच्छे समझते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को एकदम ध्यान से समझते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए एक थियरी दिया गया है, मास फ्लो थियरी, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो थियरी, प्रेशर फ्लो थियरी, मास फ्लो और प्रेशर, जिसको मंच ने दिया था, मुंच या मंच जो भी है, ठीक है।
इसमें इन्होंने क्या बताया कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, हालांकि जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट तो मास फ्लो होता ही है, और मास फ्लो का मतलब जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है या वह मास फ्लो विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो थ्योरी को हम लोग देखते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं इसको फिर से मिटा रही हूँ। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की जो थियरी है उसको हम मास फ्लो या प्रेशर फ्लो कहेंगे। चलिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दिस इज द जाइलम, जाइलम जिसके थ्रू वाटर और मिनरल जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो जाइलम में ये क्या है, जाइलम वेसल्स है, ट्रैकरी एलिमेंट कह रहे हैं। ट्रैकरी एलिमेंट में क्या आ जाएगा, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड्स। तो दिस इज द जाइलम, बस आप समझिए जाइलम में वाटर ऊपर जा रहा है, हम बस वाटर लेके चल रहे हैं। दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम में आप देखेंगे, फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट में क्या क्या, जाइलम का कंडक्टिंग एलिमेंट में तो हमने आपको बताया, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो ट्रैकरी एलिमेंट है, मतलब ट्रैकरी एलिमेंट में ट्रैकिड्स है और वेसल्स है। इसी तरीके से फ्लोएम का ट्रैकरी एलिमेंट, जो फ्लोएम का कंडक्टिंग एलिमेंट है वो क्या होता है, सीव ट्यूब सेल्स और कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल और कॉम्पेनियन सेल, ठीक है ना। सीव ट्यूब सेल, कॉम्पेनियन सेल, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, हालांकि सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों सिस्टर सेल होते हैं। सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, हमने पढ़ाया है। इसका जो भी फंक्शन है किसके न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, कॉम्पेनियन सेल। दोनों सिस्टर सेल होती हैं, एक थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो सीव ट्यूब में आप देखते हैं, मान लीजिए ये सीव ट्यूब है, फ्लोएम बना रही हूँ मैं, सीव ट्यूब है तो सीव प्लेट होते हैं ना बीच में, दिस इज द सीव प्लेट। ओके, यहाँ पे ये है रूट, यहाँ पे जो ये है सीव ट्यूब सेल के साथ क्या लगा रहता है, कॉम्पेनियन सेल लगा रहता है, दिस इज द कॉम्पेनियन सेल। दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है ना, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो दिस इज द कॉम्पेनियन सेल एंड दिस इज द सीव ट्यूब सेल, कॉम्पेनियन सेल सीव ट्यूब। अब यहाँ पे ये है लीफ, ये क्या है, लीफ, ठीक है। चलिए फिर ये कॉम्पेनियन सेल, डायग्राम को अच्छे से समझिए, कॉम्पेनियन सेल और ये है रूट। अब इस चीज को समझिए, हुआ क्या देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्या हुआ यहाँ पे, फूड बनना, फोटोसिंथेसिस हुई, फूड बना तो सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज बना। आपको पता होना चाहिए चीज़ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज, जो प्रिपरेटिव फूड है, प्लांट में जो प्रिपरेटरी फूड है वो ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, ठीक है। ग्लूकोज फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में। जब ग्लूकोज, क्योंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिएक्टिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये, क्योंकि अब इस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में ये लीफ से रूट तक जाना है, लीफ से, क्योंकि लीफ सोर्स हो गई और रूट क्या हो गया, सिंक हो गया। सोर्स मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, सिंक मतलब जहाँ पे जरूरत है। मान लीजिए रूट तक आना है फूड, तो अब प्लांट क्या करेगा, फूड बनाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन जब उसको भेजना है तो कहीं वो रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में चेंज कर दिया, किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज जब यहाँ पे ऐड होता है ना फ्लोएम में, लोडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, क्योंकि लोडिंग सुक्रोज मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उसको ले जाने के लिए एक चैनल प्रोटीन या पंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्ट है या जो लोडिंग का ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिवली है। एक्टिवली क्यों है, क्योंकि फूड कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे वही चीज़ से रूट में, जैसे सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन कम है और रूट में मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि रूट कंटिन्यूअसली मिनरल ले रहा है। सेम इसी तरीके से लीफ में जो भी फूड बन रहा है वो तो चला जा रहा है ना फ्लोएम में, तो फ्लोएम में जो फूड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लीफ में कम है, क्योंकि बन रहा है तुरंत जा रहा है, तो क्या होगा, ये भी लोडिंग की जो प्रोसेस है वो एक्टिवली होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, एक एक स्टेप सुनना है। क्या हुआ, पहले फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज की लोडिंग हुई, लोडिंग इज द एक्टिव प्रोसेस, सुक्रोज कहाँ हो गया, देखिए सुक्रोज आ गया फ्लोएम में। मान लीजिए सुक्रोज जब ये फ्लोएम में आया, जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम में आया, मतलब एक ये तो सॉल्यूट हो गया ना, फूड है, जब वो फ्लोएम में आया तो वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल वो कम हो जाएगा, मतलब वो मीडियम हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब वहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फ्लोएम का मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। वाटर पोटेंशियल वहाँ पे क्या हो गया,
कम, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम, ठीक है ना। जब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा फ्लोएम में, ठीक है, तो वाटर जाइलम से फ्लोएम में आ जाएगा, क्योंकि जाइलम में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर जाइलम से कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम में। अब सिंपल वही चीज़ है रूट प्रेशर की तरह। रूट प्रेशर में क्या हुआ था बताइए मुझे, वाटर और मिनरल मिलके रूट में प्रेशर बढ़ गया था और ऊपर प्रेशर कम था, तो रूट प्रेशर की वजह से वो ऊपर गया था, मास फ्लो वो भी हो रहा था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे वाटर और फूड मिलके यहाँ प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा, नीचे प्रेशर कम है तो एक प्रेशर ग्रेडियंट है ना। हर जगह देखिए मैंने कितनी बार कहा है कि मास फ्लो डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो हुआ क्या यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ये वाटर और फूड आ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक वाटर और फूड आ जाएगा। अगेन फूड फ्लोएम से फिर कहाँ पे आ गया, रूट में आ गया। जब फूड फ्लोएम से रूट में आया, इसको हम लोग कहते हैं अनलोडिंग, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज अनलोडिंग। अनलोडिंग अगेन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो लोडिंग मतलब फूड का लोड होना, अनलोडिंग का मतलब रूट में आना, इसको हम लोगों ने क्या कहा, अनलोडिंग। और अनलोडिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अब जब यहाँ पे फूड चला गया, वाटर तो बच गया, फूड चला गया, वाटर तो बच गया। जब वाटर बच गया तो अगेन यहाँ का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, पर क्यों केवल वाटर ही बचा है भाई, केवल वाटर बचा है, तो ये वाटर फिर से फ्लोएम से कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। वाटर फिर से फ्लोएम से कहाँ चला गया, जाइलम में चला गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। क्या हुआ, हाँ, अब रूट में ये फूड किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में। आप बताइए मुझे, मोनोसेक्राइड के फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में बना, डाइसेक्राइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, लेकिन स्टोर हुआ पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में। क्योंकि आप ऐसे समझिए ना, जिसे आपको क्या करना है कि 10 रस्सी है, एक रूम में रखना है, तो आप क्या करेंगे, 10 को लपेट देंगे ताकि स्पेस कम हो। प्लांट को भी क्या करना है, फूड चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए 100 ग्लूकोज बनाया तो स्टार्च बनाएगा तो 99 वहाँ से वाटर तो हट जाएगा ना, स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पॉलीसेकेराइड बनेगा तो उतना ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, तो वाटर हट जाएगा। मतलब अननेसेसरी चीज़, हमें वाटर नहीं चाहिए, हमें केवल फूड चाहिए, स्टोर करना है ना, स्टोर करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ग्लूकोज के फॉर्म में बना, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड क्या हुआ, देखिए एक बार फिर से ध्यान से समझिए। फूड बना, सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लोडिंग हुई, एक्टिव प्रोसेस है। जैसे ही फूड फ्लोएम में आ गया, वो हाइपरटोनिक मीडियम हो गया, तो यहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर जाइलम से फ्लोएम में आया, ठीक है। प्रेशर बढ़ गया तो मास फ्लो हुआ नीचे, प्रेशर, मास फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। फिर ये फूड फ्लोएम में चला गया, अनलोडिंग भी एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। फिर जब फूड यहाँ चला गया तो वाटर बच गया, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो ये वाटर वापस से फिर कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। ये तो हुआ एक नॉर्मल प्रोसेस, ये हुआ एक नॉर्मल प्रोसेस। अब कभी क्या हुआ, मान लीजिए कि पतझड़ आ गया, पतझड़ आया, फाल आया, ऑटम आया, पत्तियाँ झड़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नया सीज़न आया, स्प्रिंग आया, फिर से स्प्रिंग आया, तो न्यू लीव्स आई। अब पतझड़ आया था, पत्तियां झड़ चुकी हैं, तो फूड तो बन नहीं रहा है, फूड स्टोर है ना, फूड स्टोर है, कहाँ पे स्टोर है, रूट में। जब नया सीजन आया, मतलब स्प्रिंग आया, तो अब नई पत्तियां आएंगी। जब नई पत्तियां, मतलब वो ग्रोइंग पार्ट है, तो उसको अब फूड की ज़रूरत होगी। नई पत्तियां फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बना पाएंगी। जब वो फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बना पाएंगी तो उनको फूड की ज़रूरत होगी। अब मतलब अभी इस टाइम पे लीफ सिंक हो जाएंगी, मतलब उनको ज़रूरत है, मतलब वो सिंक की तरह बिहेव करने लग जाएंगी, और जो रूट है, जो पहले सिंक था, अब वो सोर्स बन जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। अब रूट सोर्स की तरह हो जाएगा और न्यू लीफ सिंक की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया, तो ये प्रोसेस यहाँ से ऊपर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन के बेसिस पे सोर्स और सिंक क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं। इसीलिए फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट क्या होता है,
बाई डायरेक्शनल है, जबकि जाइलम में ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल है। एक चीज़ आप यहाँ से, बस यही तो है आपकी बुक में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में, एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे क्या हुआ कि आप लोग पढ़ते हैं ना ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, होता क्या है आप समझिए, स्प्रिंग के दौरान यहीं से इसको रिलेट कर लीजिए, स्प्रिंग हुआ और ऑटम हुआ, इस वुड क्या है, जाइलम, वुड का मतलब क्या है, सेकेंडरी जाइलम, वुड का मतलब है सेकेंडरी जाइलम। स्प्रिंग के दौरान पत्तियां आएंगी, नई पत्तियां आएंगी। हम पहले ऑटम की बात करते हैं। ऑटम के दौरान लीव्स झड़ जाएंगी, जब पत्तियां झड़ जाएंगी तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं है, उनको वाटर की ज़रूरत नहीं है। वाटर की ज़रूरत जब नहीं है तो जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट कम होगा, जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट, जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्ट कम करना पड़ेगा क्योंकि लीव्स है नहीं, ठीक है ना। जब लीव्स नहीं है वाटर ट्रांसपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कैम्बियम लेस एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, लेस जाइलरी एलिमेंट बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स का डायमीटर क्या होगा, ल्यूमन का जो डायमीटर है वो क्या होगा, नैरो होगा। तो उसकी डेंसिटी कैसी हो गई, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो वुड है वो देखने में कैसा दिखेगा, डार्कर दिखेगा। कॉन्सेप्ट सीधा सा बिल्ड करना है। तो स्प्रिंग ऑटम वुड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटम वुड को हम लोग लेट वुड कहते हैं, लेट वुड, ठीक है। कैम्बियम लेस एक्टिव है, लेस जाइलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेस जाइलरी एलिमेंट क्योंकि वाटर की ज़रूरत नहीं है। जाइलम वेसल्स का जो डायमीटर है नैरो हो जाएगा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, नैरो तमाम होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, देखने में डार्क लगेगा। इसको हम ऑटम वुड या विंटर वुड या लेट वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड में क्या होता है, क्योंकि स्प्रिंग में नई पत्तियां आती हैं, उनको वाटर की सप्लाई की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। जब वाटर सप्लाई की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी तो कैम्बियम वहाँ पे मोर एक्टिव हो जाएगा, मोर जाइलरी एलिमेंट बनने लग जाएंगे। जाइलम वेसल का डायमीटर क्या हो, ल्यूमन का डायमीटर वाइडर हो जाएगा। जब ये वाइडर होगा तो डेंसिटी इसकी कम दिखेगी, डेंसिटी कम होगी तो ये लाइट दिखेगा। और क्योंकि ये मौसम के पहले, स्प्रिंग से पहले स्प्रिंग आया, फिर क्या आया, समर आया, फिर ऑटम आया, फिर विंटर, इसीलिए सबसे पहले स्प्रिंग आया, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली वुड। प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आपको कभी डेंसिटी और इन सब में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो वुड हैं वो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स। और एनुअल रिंग से हम प्लांट के एज का एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्लांट के एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। जितने एनुअल रिंग्स होंगे, एक साल में 2 एनुअल रिंग बनेंगे ना, एक बार स्प्रिंग में और एक ऑटम में बनेगा। तो अगर एनुअल रिंग 50 है मतलब प्लांट की उम्र कितनी है, 25 साल है। तो इस तरीके से एनुअल रिंग्स क्या है, से हम प्लांट के एज का एस्टिमेट, एज को पता कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सो वेल, अभी आपको ये चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी। एक चीज़, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि मान लीजिए एक आपने प्लांट लिया, प्लांट को आपने फ्लोएम तक, उसके स्टेम को फ्लोएम तक कट कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जहाँ से आपने कट किया उसके ऊपर स्वेलिंग हो गई है, उसके ऊपर ऐसे स्वेलिंग हो गई। तो ये क्या दर्शाता है, गर्डलिंग मतलब रिंग के फॉर्म में उसको कट किया फ्लोएम तक, कोई मतलब ऊपर से फूड तो बन रहा है लेकिन नीचे जा नहीं पा रहा है क्योंकि फ्लोएम कट कर दिया, ठीक है, तो वो फूड वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये दर्शाता है कि फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्टेशन, एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप ट्रांसपिरेशन रेशियो जान लीजिएगा, ट्रांसपिरेशन क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग कैसी है, ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुरू से देखिए, शुरू से, एक मिनट, लेट मी चेक द टाइम नाउ, ये हाँ ठीक है। तो अभी हम लोगों ने शुरू से एकदम पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका होना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव, पैसिव, व्हाटएवर, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्या है,
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मैं टर्म बोल रही हूँ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, हाँ ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा इम्बिबिशन क्या है, ठीक है। इम्बिबिशन के बाद हमने देखा था कि प्लांट जो है वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे करता है। तो आपको याद होना चाहिए मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है, वाटर का पैसिवली। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट में एसेंट ऑफ सैप कैसा है, रूट प्रेशर क्या है, गटेशन क्या है, एसेंट ऑफ सैप क्या है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल थियरी हमने देखा, कोहेसन टेंशन थियरी देखा, ठीक है। टेंसाइल, वाटर की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कैपिलैरिटी क्या है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि ये जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग, आज वाला जो अभी जो हमने पढ़ा, और ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है। और इसके बाद हमने देखा ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है, कौन एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, C4 प्लांट्स के एवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों हुई, ओके। इसके बाद हमने देखा कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे उसको क्लियर करूँगी। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई आपका सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है तो भी आप बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। चलिए।